बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म ने कल एक सवाल किया कि भारत में इतना तकब्बुर क्यों है पाकिस्तान को लेकर। तो मैंने सोचा कि आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जब भारत के साथ डील करता है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को मामूल पे लाना चाहते हैं, तो भारत का रवैया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ एक तकब्बुराना हो जाता है। तो ये क्या वजह है? और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और ये सवाल भी किया। तो आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आया वाकई ये तकब्बुर है या कुछ और चीज़ है जो कि माने आती है भारत के कि वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हो पाते। क्या वजूहात हैं, और अगर तकब्बुर भी है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आज इस पे पहले सेगमेंट में बात करने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे सेगमेंट में जो अंदरूनी मामलात हैं उनका ज़रा जायज़ा लेंगे, और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हमेशा की तरह आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप कोई राय देना चाहते हो, कोई सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मुसलमानों ने भारत में तकरीबन 900 साल तक हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम ने अगर 672 ईस्वी में अगर पहला हमला किया सिंध में, तो उसके बाद हम देखते हैं कि गजनवी महमूद गजनवी ने तकरीबन 17 हमले किए। उसके बाद गौरी भी हुए, खिलजी की हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक की जो 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत या ख़ानदान गुलामा की हुकूमत यहाँ बनी, और फिर उसके बाद मुगलिया हमने देखा ख़ानदान, उसने मुगलिया दौर भी हमने देखा। तो ये सारे जो है एक 900 साल की तारीख़ है कि मुसलमानों ने इस खित्ते में हुकूमत की, और बाज़ जो आप कह लीजिए हुक्मरान थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत की, जिसे हम कह सकते हैं कि सिंक्रेटिक थी। उन्होंने हिंदुओं को भी साथ लेकर चले, उनके जो है निज़ाम में हिंदुओं ने ही बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन बहरहाल मुसलमानों की जो है वो यहाँ पे असल हुकूमत रही, और ये 900 साल तक ये सिलसिला रहा। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ना आती, भारत और तो बरतानिया का जो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रसूख बढ़ा, अगर वो 18वीं सदी से शुरू ना होता तो मुमकिन था कि आज भी मुसलमान ही शायद हुकूमत कर रहे होते हिंदुस्तान पे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जैसे लोग, या टीपू सुल्तान जो किंग ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर भी जिसे कहते हैं, और मुझे भी वहाँ पे जब मैं दिल्ली में था तो टीपू सुल्तान के जो मुर्जिलियम है, जो उनका मकबरा है, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ श्रीरंगपटना में जो है, और वहाँ पे क्या शान थी, उनका जो महल है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो वहाँ हमें जब मैं वहाँ गया तो एक अजीब सा एहसास भी हुआ कि देखिए कैसे कैसे अजीम मुसलमानों ने इस खित्ते में हुकूमत की, और क्या शाहो जलाल था उनकी हुकूमतों में, और हिंदू भी थे उनकी जो सरकार में जिस तरीके से वो हुकूमतें चलाते थे, और क्या जुर्रत वाले लोग थे। और अगर आज उनको किसी तौर शिकस्त हुई भी है तो वो भी अपने अंदर जो उनके गद्दार लोग थे, मीर जाफ़र और मीर सादिक, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर साजिशें कर कर इन अजीम जो हमारे मुसलमानों के बावजदाद में हमारे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया या उनको शहीद करवाया। लेकिन आज ये सारी बातें इसलिए अहम है नाज़रीन कि ये मुमकिन है कि एक तकब्बुर नहीं है, ये शायद कुछ एहसास कमतरी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है ये जो हिंदू कम्युनिटी है। और जो एक इस वक्त भी अगर आप देखिए तो चूँकि
जब इलेक्शंस हो रहे थे 2014 में, तो मैं न्यू दिल्ली में ही था और बीजेपी की हुकूमत उस वक्त बनी। तो ये एक तारीखी पस मंज़र तो अपनी जगह पे है। और आज की जो बीजेपी है, जिसके सदर अमित शाह हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, ये वो दो अशख़ास हैं जो कि आरएसएस के ट्रेन करदा लोग हैं। नरेंद्र मोदी भी जो हैं 17 साल, जब उनकी उम्र 17 साल थी, तो वो घर से भाग कर गए और आरएसएस में उन्होंने अपने आप को एफिलिएट किया, वहाँ उन्होंने काम शुरू किया और एक बड़े कमिटेड वर्कर रहे हैं आरएसएस के। और यही हाल अमित शाह का भी है। तो ये वो लोग हैं, इस वक्त बीजेपी की जो हुकूमत है ये उन लोगों के हाथ में है जो कि बहुत कमिटेड लोग हैं। और जो आरएसएस की ओरिजिनल फिलॉसफी है, आप सब जानते होंगे कि आरएसएस जब बनी 1925 में, तो इनके जो फाउंडर थे हेजवर, वो बड़े ज़बरदस्त उनका रुझान था नाजीज़म की तरफ और फाशिज़म की तरफ। और सिमिलरली जो बाद में सवारकर जो आइडियोलॉग थे बहुत ज़्यादा, इन दोनों के बारे में भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये लोग जर्मनी भी कई बार गए, वहाँ इन्होंने उस निज़ाम को भी देखा। तो ये बड़े मुतासिर थे हिटलर से। तो इनके जो आरएसएस का पूरा जो माइंडसेट है नाज़रीन, वो नाजीज़म और फाशिज़म पे है। और अगर आज हम देख रहे हैं भारत में, एक तो वो पहलू है जो कि 900 साल का एक मुसलमानों के अंदर रहकर जो एक इन्होंने वक्त गुजारा, वो भी एक लिहाज से विंडिक्टिव हो गया है हिंदू। और चूंकि आरएसएस की तो पूरी फिलॉसफी जो है वो हिंदुत्व पे है, और उसी हिंदुत्व को लेकर अगर जो कांग्रेस का सेकुलरिज्म का था उसको भी उन्होंने बुनियादी तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी को अगर कत्ल किया गौतम गोडसे ने, तो वो भी आरएसएस ही का बंदा था। उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी ने भी जब इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो उस वक्त भी आरएसएस को बैन किया गया। फिर 1992 में जब आरएसएस और बीजेपी का गठजोड़ था, अयोध्या मॉस्क को जब इन्होंने शहीद किया, फिर इसको बैन किया गया आरएसएस को। तो आरएसएस की एक बड़ी तारीख है। और कांग्रेस ने, जो कि कुछ लोगों में सेकुलर एक रुझान था, तो कुछ किसी हद तक मुसलमानों की बचत हो जाया करती थी कांग्रेस के दौर में। लेकिन बीजेपी खास तौर पे ये जो इस वक्त लीडरशिप है बीजेपी की, वो तो बिल्कुल आरएसएस के जो उसकी आइडियोलॉजी है वो एक ही चीज़ है। इससे पहले भी बीजेपी की हुकूमत रही है। वाजपेयी बड़े उनको एक अजीम लीडर समझा जाता है, और वाजपेयी भी आरएसएस के साथ मुंसलिक रहे हैं, लेकिन उनमें वो रुझानात नहीं थे जो हमें आजकल की बीजेपी में नज़र आते हैं। तो इसलिए अगर आज भारत में गाय का गोश्त खाने में या उसका गोश्त रखने में या कोई कारोबार करने में भी जिस तरह भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, जिससे हम मुस्लिम लिंचिंग कहते हैं, मोहम्मद इखलाक जो एक बुजुर्ग इंसान थे उनको भी मार दिया गया। इसी तरह और बहुत से मुसलमानों को इस बिना पर, सिर्फ ये शक की बिना पर कि ये गोश्त का कारोबार करते हैं या गाय का गोश्त खाते हैं, तो मुसलमानों के जो हालात हैं हम सबको मालूम हैं। तो इस वजह से ये जहाँ तकब्बुर, तो मैं इसको नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि एक जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं हिंदुओं के। और इस वक्त अगर आप भारत में थोड़ा सा इंटरनली अगर आप स्टडी करें, तो लोगों की कोशिश यही है कि जो 900 साल का पीरियड है, किसी तरीके से उसको जो है या तो बिल्कुल स्किप कर दिया जाए या उसको तारीख दौर कहा जाए हिंदुस्तान के हवाले से, कि एक तारीख दौर था। हिंदू ये भूल जाता है, या इस वक्त के बीजेपी ये लोग भूल जाते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है, ताजमहल से लेकर रेड फोर्ट तक और रेड फोर्ट से लेकर और बेशुमार जो है जो वहाँ पे इमारतें हैं, गार्डन्स हैं, ये सब मुसलमानों की देन है। और आज अगर टूरिज्म है भी भारत में, तो इसमें बहुत सा कंट्रीब्यूशन इन मुसलमानों ने जो यहाँ कल्चर दिया, जो सिविलाइजेशन दी, उसका बड़ा हाथ है। और आज भी अगर 180 मिलियन मुसलमान वहाँ पे बसते हैं, गो के उनके हालात उस तरह नहीं हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं।
तो अगर मुसलमानों ने वहाँ हुकूमत की है तो बहुत कंट्रीब्यूशन भी की हैं आर्किटेक्चर के हवाले से, खाने के हवाले से, वरना हिंदू कहाँ ये चिकन टिक्का और चिकन बिरयानी ये लोग खाया करते थे। तो आज अगर चिकन मसाला फॉर दैट मैटर, तो ये सब चीज़ें मुगलाई जो कुजीन हम किसे कहते हैं, ये भी सब वहाँ की मुसलमानों ने ही दिया है इस इलाके को। तो मुसलमानों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज का जो बीजेपी का है या आरएसएस का जो माइंडसेट है वो यही चाहता है कि ताजमहल को भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो अब कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ताजमहल जिस जगह बना हुआ है वहाँ भी पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिस तरह अयोध्या के बारे में कहते हैं कि ये जो लॉर्ड राम है उनकी जाए पैदाइश है। तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि तकब्बुर नहीं है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि हिंदुओं के माइंडसेट में हैं और ये उसका इजहार होता है। और फिर पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं नाज़रीन, तो पाकिस्तान को भी यही समझा जाता है कि जो भारत माता है, जो भारत एक हमारी माँ की तरह है, तो पाकिस्तान ने इस माँ के दो टुकड़े कर दिए। तो ये भी उनके जहन में कहीं ना कहीं है और ये एक तकब्बुर की बजाय मैं समझता हूँ एक बदले की रविश है कि अब चूंकि पाकिस्तान ने भारत की जो हमारी माँ है उसको दो लख्त कर दिया, तो अब हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। और ये बदला बहुत सी सूरतें हैं इसकी, जिस तरह हम देखते हैं कि बीजेपी की ख़ास तौर पे आरएसएस की, और अभी अजीत डोवल साहब के जो ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है वो भी किसी न किसी तरीके से प्ले आउट होता है। तो ये एक तरफ तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दूसरी तरफ जो है विंडिक्टिवनेस है, बदला लेने की जो ख्वाहिश है वो भी अपनी जगह बरकरार है। और फिर हम पहले भी हफ्ते को जब हमने खसूसी प्रोग्राम किया था आवाज़े पाकिस्तान का, उसमें भी हमने यही जिक्र किया था कि इस वक्त जो इंडियन जो भारत की सरकार है, दो तीन चीज़ें लेकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बॉदर करती हैं उनको। एक तो ये कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उन्होंने बेशुमार मजालिम किए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, वहाँ काले कवानीन हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट हो, वो तमाम इस वक्त लागू हैं, जो कि आर्मी को बेपनाह ताकत देते हैं, उनको पावर्स देते हैं, वो कत्ल कर दें, लोगों को मार दें, उठाकर कहीं भेज दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इतने मजालिम के बावजूद भी वो जो जद्दोजहद है वो बरकरार है, बल्कि उसमें ज़्यादा जज्बा पैदा हो गया है। तो वो जो जद्दोजहद को वो काबू या उसको उसी कमर नहीं तोड़ सके, ये एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली बात है कि अभी भी अगर हुर्रियत एक कॉल देती है तो तमाम मकबूजा कश्मीर बंद हो जाता है। अभी भी हर रोज़ आज भी 3 जवान शहीद हुए कश्मीर में, पिछले 2-3 दिनों से फिर ये मामला चल पड़ा है। तो हर रोज़ लोग शहादतें दे रहे हैं, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर की जद्दोजहद है उसमें किसी तरीके से भी कमी नहीं आ रही। तो ये भी एक बॉदर करती है मेरे ख्याल में न्यू दिल्ली को। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाज़रीन के जो पाकिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी अपना रखी थी इस हुकूमत ने कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, सी पैक जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रोजेक्ट है उसको अंडरमाइन करना है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी या ख्वाहिश थी भारत की वो भी पूरी ना हो सकी। बल पाकिस्तान ठीक है सार्क समिट ना हो सकी, 2016 में होनी थी वो नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ। अभी हमारे रीजन में ताल्लुकात ममालिक के साथ हैं और फिर इंटरनेशनली हमने देखा कि हमारे ताल्लुकात जो हैं, अभी हुकूमत जब तब्दील हुई तो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा सेक्रेटरी भी आए, स्टेट सेक्रेटरी भी यहाँ पे आए, चाइना के वज़ीर खारजा भी आए, सऊदी अरब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए, ईरान के वज़ीर खारजा आए, इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया, यूएई का दौरा किया। तो अभी हमारा ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि हम खुदा ना खासा बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी के मैदान में हमारे लिए इश्यूज हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है या सी पैक जो है वो ख़त्म हो गया है, ये भारत को ये बातें भी नहीं भाती। फिर भारत
फिर हमने जो ज़रब-ए-अज़्व ऑपरेशन, रद्दुल फसाद ऑपरेशन में जो कामयाबियां हासिल की हैं, तो वो भी ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन जो था, हमने उसको बड़े इफेक्टिवली काउंटर किया है। तो भारत को ये चीज़ें भी हजम नहीं होती कि पाकिस्तान किस तरह इक़्तिसादी तौर पे आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अभी क्योंकि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट के तौर पे वहाँ पेश किया जाता है, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे भारत का जो प्रोपेगेंडा है वो यही कहता है कि जी यहाँ पे सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकली फेल हो गया है, यहाँ माइनॉरिटीज़ को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो ये तमाम बातें इसलिए की जाती हैं कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको वो दबा के रखें कि देखिए हम तो फिर आपको जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है। पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ बुरे सलूक किया जाता है, लेकिन यहाँ फिर हम मुसलमानों को गो के आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, लेकिन स्टिल यू आर बेटर ऑफ देन हिंदूज इन पाकिस्तान। तो ये तमाम बातें हैं जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक फसाद क्रिएट करते हैं। इस पर हम मजीद बात करते हैं नाज़रीन। इस वक्त एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। नाज़रीन खुश आमदीद। अब जो हो गया सो हो गया। भारत की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी। हमने एक हाथ बढ़ाया जो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था, लेकिन भारत हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, उसके बाद भारत ने मुज़ाकरात नहीं होने दिए। एक पैटर्न है, अगस्त 2014 में भी यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी ने, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने आना था। वो जब मेरी मुलाकात की हुर्रियत की लीडरशिप से तो विज़िट कैंसिल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त 2015 में उस वक्त के जो मुशीर ख़ारजा थे सतार अजीज़ साहब, उन्होंने भारत आना था, वो भी कैंसिल करना पड़ा भारत की हठधर्मी की वजह से। उसके बाद 15 जनवरी 2016 को इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने आना था पाकिस्तान, वो पठानकोट का बहाना बनाकर उससे भी जान छुड़ा ली। तो इस वक्त भी जो है भारत ने BSF का या पोस्टेज स्टैम्प्स जो हैं उसका बहाना बनाकर जो मुलाकात होनी थी न्यूयॉर्क में उससे जान छुड़ाई, और ये भारत ने करना ही था। और अच्छा हुआ कि भारत का चेहरा सामने आ गया, लेकिन मेरे अपने हिसाब से हमें अब थोड़ा सा अपनी कश्मीर जो भारत की पॉलिसी है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। मुझे ये कहते हुए दुख भी होता है और मुमकिन है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत हो, लेकिन मुझे कुछ एहसास सा होता है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, ये जहाँ तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही आगे लेकर चल रहे हैं। सच पूछिए तो मुझे जो इनके बयानात हैं और जो जिस तरीके से ये बयानात दे रहे हैं और जो उनका कंटेंट है, टोन और टेनर है, उससे मुझे ये एहसास होता है कि वही उसी पॉलिसी को, नवाज शरीफ की पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये वाकई ऐसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे और पूरी कौम को इससे बड़ा दुख होगा, क्योंकि कल भी मैं और आज भी कई मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था और कह ही रहे थे कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये मैं नहीं समझता कि कोई सही स्टेटमेंट है। हम नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं पहले भी यही बात कह चुका हूँ, और मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि कश्मीर पे वो एम्फेसिस नहीं है इस हुकूमत का जो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 6 सितंबर को जब हमारे वज़ीर आज़म ने GHQ में खिताब किया योम दिफा के मौके पे, तो वो अपनी तकरीर में जम्मू और कश्मीर का जिक्र नहीं कर पाए। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत खदशा होता है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे जो खदशात हैं ये गलत साबित हों, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी जो पूरी भारत के साथ ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर पे हमारी डिप्लोमेसी है, उसको हमने सही रास्ते पे लाना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, और ये मेरा बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मेरी कन्विक्शन है कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते जब तक जम्मू और कश्मीर का मसला तनाज़े हल नहीं हो जाता। और या तो आप ये फैसला कर लें कि आपने
जम्मू और कश्मीर जो है बस स्टेटस को है ये दे देना है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन ये आधा तीतर आधा बटेर वाली बात अब नहीं चलेगी। आपको एक पोजीशन लेनी होगी। ट्रेड तो हम कर रहे हैं भारत के साथ, लेकिन उसको बार बार ये कहकर कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी करना चाहते हैं और सारे हमारे रीजन के जो हैं, ठीक है सब बातें हकीकत पे मबनी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात असूली फैसले करने पड़ते हैं और जो रियासतें अपने असूलों पे कायम रहती हैं वही उनका ही मुस्तकबिल रोशन होता है। जो रियासतें, जो कौमें असूलों पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें नाजरीन, तो फिर उन रियासतों का, उन कौमों का तारीख में ही नाम रह जाता है। वो फिर मुस्तकबिल की ज़मानत उनकी कोई नहीं होती। तो हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है और मेरे ख्याल में तो कौम ने फैसला कर रखा है कि हमने जो है बराबरी के साथ ताल्लुकात करने हैं और जम्मू और कश्मीर का मसला है वो उसको हल किए बगैर हम इन ताल्लुकात को मामूल पे नहीं ला सकते। इसलिए मेरी गुजारिश इस हुकूमत से ये है, और अब हमें देखना है हमने कि UNGA सेशन में जब जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, कितने फोर्सफुली करते हैं। फिर दूसरी जो है कुलभूषण जाधव का जो इंडिया भारत हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है उसका जिक्र कहाँ पे होता है। और फिर हमें ये बात भी करनी चाहिए कि अगर भारत हमसे ताल्लुकात रखना चाहता है तो पहले तो मुज़ाकरात, जामे मुज़ाकरात की तरफ आए। ये जो मीटिंग्स हैं ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA सेशन, इनकी कोई अहमियत नहीं है। या तो फिर ये है कि भारत को अमली इक़दामात लेने होंगे, वहाँ पे डीमिलिटराइजेशन करे, जो वहाँ पे इन्होंने 7 लाख फौज रखी हुई है उसको वहाँ से निकाले, जो काले कवानीन हैं उनको वहाँ से हटाए मकबूजा जम्मू और कश्मीर से। तो जब तक भारत ये अमली इक़दामात नहीं करता उस वक्त तक तो मुज़ाकरात भी बेमानी हैं भारत के साथ। तो हमें इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए। हमारा मसला नाज़रीन ये है कि हम पुरानी जो एक लाइन है, मिसाल के तौर पर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कश्मीर पे, उसकी आज मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। मुझे उम्मीद है कि इसको भी एक बड़ा तरीके से पेश किया जाएगा कि हमने कोई हिमालय का पहाड़ सर कर लिया है, K2 की चोटी हमने सर कर ली है। ये पिछले कई दहाइयों से ये मीटिंग हो रही है नाज़रीन, इसका ग्राउंड पे कोई फ़ायदा नहीं है। भारत हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि OIC ममालिक को वही नाइजर, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया 4 मुल्क बैठ जाते हैं और एक एलामिया इशू हो जाता है, उसकी अपनी एक अहमियत है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल वो एंड नहीं है हमारी डिप्लोमेसी का। वो आगाज़ हो सकता है, एंड नहीं है। हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी में हमें बड़ी एक्टिविटी शो करनी है, अपने जो हमारे सफारत खाने हैं उनको एक्टिवेट करना है। अभी तक कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी, बाकी भी स्टैंडिंग कमेटी है, कोई चेयरमैन मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन और अभी महीने के अंदर ये सारी कमेटी के चेयर्स हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा चेयरमैन इस दफ़ा, ऐसा चेयरपर्सन होना चाहिए जो कि वाकई कश्मीर के मसले को, तनाज़े को समझता हो और उसकी कमिटमेंट हो इस तनाज़े के साथ या इस कॉज के साथ। तो जब तक वो कमिटमेंट नहीं होगी उस वक्त तक हम उस पार्लियामेंट्री कमेटी से तवक्को नहीं रख सकते कि वो अपना काम किसी सही मानों में अंजाम दे सकती है। इसी तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें स्पेशल एनवॉय एक बनाना चाहिए जम्मू और कश्मीर पे, जो कि हमारे इंटरनली जो है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारी बाहर कोऑर्डिनेशन कर सके, जम्मू और कश्मीर के मसले पे कोई डिप्लोमेसी करके आगे मामलात को जाएं, यूरोपियन यूनियन से बात करें, यूरोपियन कंट्री से बात करें, जो की कैपिटल्स हैं पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, वाशिंगटन, लंदन, वहाँ पे कश्मीर के मामले को उठाया जाए। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, फिर हमारे पास इस वक्त पुराने जो फॉर्मर ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे हाथ में है। तो इन चीज़ों को हमें साथ लेकर आगे चलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत में मुझे कोई चेंज नहीं लग रही। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, मुझे खदशा लगता है कि वही नवाज शरीफ साहब की जो दौर की कश्मीर पॉलिसी थी, या जो हमारे एक ख्वाहिश थी कि भारत के साथ ताल्लुकात हमारे बस रातों रात अच्छे हो जाएं, कश्मीरी लोग अगर शहीद हो भी रहे हैं तो क्या, वो अब नहीं चलेगा। अगर यही पॉलिसी है तो मैं बड़े बसत एहतराम ये कहूँगा कि इसको खुदारा चेंज करें। बहुत तवक्कुआत हैं हमें इमरान खान से बहैसियत वज़ीर आज़म, और हम चाहते हैं कि उनकी हुकूमत कामयाब हो, क्योंकि उनकी नाकामी पाकिस्तान की नाकामी होगी। तो इस वक्त भारत के साथ ताल्लुकात आप इसमें न रहें, इस ख्याल में
कि आप कोई एक कदम उठाएं तो हम 2 कदम उठा लें, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जब हमने कहा है कि हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे तो वो भी एक कदम उठाएं, हम भी एक कदम उठाएंगे और फिर बराबरी की सतह पे रहकर बात करेंगे। ये रेट्रिक जो है ये ज़्यादा अरसे तक चलता नहीं है, इसे रेट्रिक से जान छुड़ाकर अमली इक़दाम करने होंगे। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, जहाँ तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात का बात है, अब चूँकि भारत में इस वक्त 3-4 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में, मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, तो इस वजह से, और फिर अगले साल मई में इंतखाबात हो रहे हैं, तो अभी कोई तवक्को भी नहीं है भारत के साथ मुज़ाकरात शुरू होने की। तो इसलिए ठंडे दिमाग से सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि जम्मू और कश्मीर पे हम किस तरह भारत को एक्सपोज कर सकते हैं। जो दहशतगर्दी भारत करता रहा है यहाँ पे और अभी भी कोशिशें कर रहा है, उसको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं, भारत का जो चेहरा है दुनिया को किस तरह दिखा सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और बाकी ये है कि ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे अगर भारत ये फैसला कर लेगा कि उसने जम्मू और कश्मीर के मसले को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना है। हमारे मसाइल भारत से शुरू नहीं होते नाज़रीन, हमारी जो इकॉनमी के बुरे हालात हैं, जो और मसाइल हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल हैं। ठीक है, किसी न किसी हद तक रीजन का जो मामलात हैं उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर हमारी गवर्नेंस अच्छी हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, लोग पैसा बाहर ले जाना ख़त्म कर दें, तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन और फिर आप ये कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, मोहम्मद आरिफ साहब। जी आरिफ साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना है कि ये जो भारतीय जनरल बोल रहे हैं उसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम सबको और खासतौर पर मैं पाकिस्तान के उलमा जो अपने आपको वारिसीन अंबिया कहते हैं, उनके अंदर लगता ही है कि वहन की बीमारी हमें लग गई है। वहन की बीमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। हम लोग जहाज से हट गए हैं। और मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, ये इस्लाम और कुफर का मसला है। सतीजा कार रहा है अज़ल से इमरोज चराग मुस्तफवी से शरार बुला, अभी कश्मीर का मसला हल भी हो जाए ना तो पाकिस्तान ये का मसला फिर भी रहेगा, जब तक कि ये कुफर और इस्लाम में इस्लाम की बालादस्ती जो आखिर में अल्टीमेटली होनी है उस वक्त ये मसला चलता रहेगा। एक बात मुझे ये करनी, दूसरी बात एक और करनी थी। पाकिस्तान के लफ्ज के मानी चौधरी रहमत अली के जहन में जो होंगे जब उन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज बताया, पाक सितान, पाक जगह, और लेकिन आजकल इसको एक और तरह पेश किया जाता है कि पे से पंजाब, सीन से सिंध, कश्मीर, अफगानिस्तान, कश्मीर, तुर्कमानिस्तान में भी सितान है, ताजिकिस्तान में भी सितान है। सितान माने जगह के होते हैं। ये तो पता नहीं अब क्या तशरीह पेश करने लग गए हैं। चलिए, अब ये जो है आरिफ साहब, ये चीजें आपने नुक्ता तो उठाया है, लेकिन अब चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने घर को ठीक करना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस्लाम पे हमारा यकीन मुकम्मल होना चाहिए और तवक्कुल अल्लाह भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने आमाल पे भी फिक्र करनी चाहिए। और हमारे जज्बे तभी मजबूत होंगे जब हमारा किरदार ठीक होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? मैं जी डॉक्टर सबुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आपकी बातें सर बहुत अच्छी हैं। जाहिर है सारे ये जो सिचुएशन है इंडिया की, लेकिन सर हमें ये देखना चाहिए एज ए नेशन हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिया को। हम तो उनका पूरा कल्चर अपने ऊपर ओढ़ लिया। मतलब ठीक है, एक उनकी मूवीज चलती हैं, एक तो हमारा सिनेमा शुरू कर देता है जी। हमारे सिनेमा की जो है क्या कहना चाहिए लॉन्गेविटी इसलिए है कि ये इनकी फिल्में चलेंगी, फिर एंटी पाकिस्तान फिल्में चलती हैं, फिर एंटी पाकिस्तान से वो एंटी जिसे कहते हैं, जैसे कि मेरे साथ अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक फिल्म बनी, मरहटा सरदारों को ग्लोरीफाई किया जाता है और हम सारे देखते हैं जाके। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि जब तक हम इन तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये सर कि हम जाके यूएन काउंसिल के अंदर ये तमाम अपना केस प्ली करें ये कुलभूषण यादव का, लेकिन ये तो तमाम के तमाम इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे जनरेट होते हैं इनके तमाम बायलैटरल रिलेशनशिप। जैसे कि फलस्तीन का मसला कब से चल रहा है, सारी दुनिया मानती है, लेकिन क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ है
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा इन दोनों चीजों के ऊपर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब आपसे इत्तेफाक करता हूँ और आपको सुन के शायद हैरत ना भी हो कि जितने भी आपके जो सिनेपैक्स जो बने हुए हैं, मल्टी सिनेमा हॉल्स, इनमें इसमें भी भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान में, और ये बड़ी लॉबी है। और मैं आपको बताऊं, हमने बहुत कोशिश की भारत में क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म वहां रिलीज हो जाए, लेकिन हमारी कोशिशें बावर साबित नहीं हुई। मैंने ज़ाती तौर पर बहुत कोशिश की कि वहां पे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ हर जुम्मे को जब भारत में नई फिल्म रिलीज होती है, पाकिस्तान में भी साथ रिलीज हो जाती है। फिर हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स वहां नहीं देखे जाते, हमारे न्यूज चैनल्स वहां पे नहीं आते। तो ये एक प्रॉब्लम तो है कि हम बड़ा ओपन हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया, लेकिन इंडिया का जहां तक ताल्लुक है वहां मसाइल हैं। फिर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, भारत की एक वायरल इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ज्यादा है, वो इस वक्त चौथी पांचवी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन के उभरा है। तो जो कमर्शियल इंटरेस्ट दुनिया के हैं वो उनको देखते हैं। हमें भी यही काम करना है, हमें भी पाकिस्तान को रेलिवेंट करना है दुनिया के साथ। जरूरी नहीं है कि भारत के साथ हम अगर ताल्लुकात नहीं रखेंगे अच्छे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। 50s, 60s, 70s तक हम भी इकोनॉमिकली आगे जा रहे थे, उस वक्त तो हमारे भारत के साथ ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे, हमने जंगें भी लड़ी हुई थी। हमें अपना घर ठीक करना है और वेस्ट एशिया की तरफ देखना है, वेस्ट की तरफ देखना है। भारत के साथ अगर ताल्लुकात नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? हेलो जी, हेलो, कौन साहब? जी फरमाइए, आप सुन रहे हैं। जी 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 जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। जी जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी अनवर साहब, क्या कहना चाहते हैं? भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब आप डिप्लोमेट हैं, बहुत वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है ना जी, बहुत अच्छा। मैं सिर्फ शॉर्ट बात मुख्तसर ये कहना चाह रहा था कि हमें इंडिया से या किसी और मुल्क से इतना डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की तारीख है कि उनको कभी बाहर से किसी ने भी नहीं तोड़ा। अगर मुसलमान टूटे हैं तो हम लोग टूटे हैं हमारे अंदर से। एब्सोल्युटली। तो ये हमें कितनी भी धमकियां दें या कुछ भी कर लें, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है एक बहुत बड़ी कुव्वत है एज ए मुसलमान, और उसके बाद हम एटमी कुव्वत भी है। बिल्कुल। बस मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है हम सब पाकिस्तानियों को कि हमें इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये कितनी भी धमकियां हमें दे दें, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम टूट सकते हैं, मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, सिर्फ हम अपनी अंदर की बुराइयों से अंदर की बुराइयों। मोहम्मद साहब, बड़े पते की बात की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो आज की जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, कमेंट था, वो हमारी हुकूमत ने सुन लिया होगा और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की भी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।